तो वेनम 3 द लास्ट डांस को रिलीज़ हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये पिक्चर नहीं देखी है तो मैं बोलूँगा पहले आप जाके मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू देख के आओ, यहाँ ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। और अगर आपने पिक्चर देख ली, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं या आपको कुछ डाउट है क्वेश्चन को लेके, तो मैं आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ और कुछ ऐसी डिटेल्स ही बताने वाला हूँ जो शायद आपसे मिस हो गई हैं। तो चलो यार, अपनी दीवार पे अपने नाम लगाते हैं और यूट्यूबर की फील्ड लेके शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो कहानी की शुरुआत होती है नल से। नल को दिखाया जाता है क्लिंटार में, यानी कि वेनम के होम प्लेनेट में, उसी को बंदी बनाए हुए। फिर उसकी ओरिजिन स्टोरी बताई जाती है कि बिग बैंग से पहले से नल एग्जिस्ट करता है। कॉस्मिक लेवल विलन जो इतने पहले से एग्जिस्ट करता है, उसको उसी के सिम्बाइट से कैद करके रखा हुआ था क्लिंटार पे ही। फिर हमें दिखाया जाता है कि नल को आज़ाद होने के लिए एक चीज़ चाहिए जिसका नाम है कोडेक्स, और वो कोडेक्स है एडी ब्रॉक और वेनम के अंदर। जब एडी ब्रॉक और वेनम साथ में बॉन्ड करते हैं तो जो कोडेक्स है वो सबको ट्रेसेबल हो जाता है। तो वो नल को और जियोफेजिस को जो अपने भेजा जाता है वो सबको पता लग जाता है कि कहाँ पे है। तो नल अपने सारे जियोफेजिस को एक एक करके सारे प्लैनेट्स पे और पूरे यूनिवर्स में भेजता है कि ढूंढ के लाओ वो कहाँ पे है कोडेक्स। फिर उनमें से एक जियोफेज, यानी कि एक वो एलियन जो अर्थ पे आता है, वो अर्थ पे ढूंढ रहा होता है। जो शुरुआत की पहली फाइट दिखाई जाती है एडी ब्रॉक की 4 लोगों के साथ, जब वो एक एक करके चारों का सर खा जाता है। तो जब वो पूरी तरह वेनम से बॉन्ड कर लेता है तो वहाँ पे एक जियोफेज आ जाता है, जो इस सीन के बाद दिखाया जाता है, लेकिन तब तक एडी ब्रॉक वहाँ से जा चुका होता है। तो उसके बाद जब वो एरोप्लेन की सवारी कर रहे होते हैं, एरोप्लेन से एडी ब्रॉक कहीं और जा रहा होता है, और जब वो वेनम के साथ बॉन्ड कर लेता है तो उनको एक जियोफेज होता है जो ज़मीन पे होता है उस समय, लेकिन वो भागते भागते इतनी तेज इतनी ऊपर छलांग मारता है कि वो एरोप्लेन में पहुंचे 40,000 फीट की ऊंचाई पे। वो वहाँ जाके उस पर फाइट करने लग जाता है। ज़मीन से इतनी ऊपर ऊंचाई पे वो फाइट करने चला जाता है, लेकिन लास्ट में जब फाइट दिखाई जाती है कि एक बाइक चेज नहीं हो रही जियोफेज से जिसमें एडी ब्रॉक भाग रहा होता है, तो ये इलॉजिकल सीन बहुत सारे दिखाए हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद सीन आता है एडी ब्रॉक का। एडी ब्रॉक बोलता है कि उसके पीछे पुलिस तो पड़ी ही थी, लेकिन अब टीवी में ये दिखा रहे होते हैं कि उसके पीछे आर्मी भी पड़ गई, क्योंकि पिछले पार्ट में वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के लास्ट में जो फाइट होती है उसमें एक डिटेक्टिव की मौत हो जाती है। फिर ये दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद कि उस डिटेक्टिव के अंदर एक वेनम, एक सिम्बाइट डाल दिया गया है जिसका नाम इसमें बोला तो नहीं गया, लेकिन सबको पता था वो टॉक्सिन है। उसको डाल के जिंदा कर दिया और उसको एरिया 51 के अंदर कहीं पे छुपा के रखा हुआ है। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि एडी के पीछे पुलिस तो पड़ी थी, आर्मी भी पड़ी है, तो वो अपने ही शहर में सेफ नहीं है, और वेनम उसको लेके अपने होम प्लेनेट पे जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे सब उसका इंतजार कर रहे हैं उसको मारने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए कोडेक्स। तो लेकिन साथ ही साथ जो ये पिक्चर जिस सीन से शुरू होती है, एडी ब्रॉक का सीन जहाँ शुरू होता है, वो है नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे वो मल्टीवर्सल ट्रैवल करने लग जाता है, यूनिवर्सल ट्रैवल करने लग जाता है वेनम के साथ एडी ब्रॉक। फिर एक एक करते वो MCU अर्थ 616 में भी आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेनम का एक छोटा सा हिस्सा अर्थ पे रह गया था। बाद में इस सीन को इम्प्रोवाइज करके बता दिया जाता है, क्योंकि नो वे होम में नहीं बताया गया था कि ये वेनम का छोटा सा टुकड़ा कैसे रह गया था। तो हमें इस पिक्चर में बता दिया जाता है कि जब वेनम पैसे रखते हुए अपना हिस्सा छोड़ देता है, उस वेनम के हिस्से को वो जनरल जो कास्ट किया गया है उसी रोल के लिए जो मार्वल में डॉक्टर स्ट्रेंज का विलन रह चुका है, उसको इस रोल में कास्ट करके एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी गई है मल्टीवर्स में। लेकिन इसमें उसका एक डिफरेंट रोल रह चुका है। हालांकि उसका मार भी देते हैं, मरते हुए दिखाते नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ऐसे सुसाइड कर लेता है बम फोड़ के, तो उसको वहीं पिक्चर के एंड में एंड कर दिया जाता है। तो फायदा नहीं हुआ इस कास्ट को करने का। फिर दिखाया जाता है कि उस वेनम के छोटे से टुकड़े को भी उन्होंने पकड़ लिया है, तो अर्थ पे उस टुकड़े को छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद एक पिक्चर में एक इंट्रोड्यूस करी जाती है लड़की जिसका नाम कॉमिक्स में, मार्वल कॉमिक्स में जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रा। उसके पास उसका बचपन दिखाया जाता है कि वो और उसका भाई चल रहे होते हैं और जिनसे बिजली उन पे गिरती है, बिजली लड़की के अंदर से ऐसे पास हो जाती है और उसके भाई पे चली जाती है और उसका भाई वहीं मर जाता है। तो बिजली से फिर उसके अंदर बिजली की पावर आ जाती है, लेकिन पूरे उसका दिखाया कि एंड तक उसको अपनी पावर इस्तेमाल करना नहीं आता है। लास्ट में दिखाया जाता है कि जब वो एक नए सिम्बाइट से बॉन्ड करती है तो उसको अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना आ जाता है। मार्वल की तरह ही, जैसे मार्वल आजकल हर अपनी वेब सीरीज़ और अपनी मूवीज़ निकाल रहा है नए नए सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल रह चुका है थोर लव एंड थंडर में, जिसमें बस एक लव को, एक छोटी सी लड़की को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने पूरी थोर की एक फिल्म को वेस्ट कर दिया। वैसे ही इस फिल्म में एक नई कैरेक्टर इलेक्ट्रा को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा किया। इसके बाद दिखाया जाता है लिजर्ड का सीन। लिजर्ड वाला जो कास्ट रह चुकी है इसको उन्होंने फिर से दिखाया, ट्रेलर में दिखाया, जिसकी वजह से लोग थ्योरी बनाने लग गए कि इसमें लिजर्ड दिखाया तो पक्का इसमें लिजर्ड का कोई सीन होगा, इसमें लिजर्ड फिर से आएगा, कहीं ना कहीं ये मार्वल से कनेक्ट कर रही है, ये सोनी का विलन है लिजर्ड इतना बड़ा। ऐसा कुछ नहीं था। लिजर्ड वाले कैरेक्टर को लेके आए, फिल्म का हिस्सा रहा वो, लेकिन ना वो कहीं लिजर्ड बना, ना ऐसी कोई बात हुई, ना ऐसा कोई ईस्टर एग आया। उसको बस अपनी पूरी लाइफ में एक एलियन देखना था जो एनिमे वो देख भी लेता है, बस इतने ही काम के लिए लाए थे लिजर्ड। वो पूरा उसका कैरेक्टर आर्क वेस्ट कर दिया गया इस पिक्चर के अंदर।
तो इसके अंदर एक जगह दिखाई गई है जिसका नाम लिखा गया एरिया 51 या एरिया 55। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एरिया 51 रियलिटी में भी एक असली जगह है, जहाँ पे ऐसा थ्योरीज माना जाता है, बहुत लोग मानते हैं कि वहाँ पे एलियंस हैं या वहाँ पे एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिसर्च होती है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड जगह है, वहाँ पे जाना वैसे भी मना है। तो इसके अंदर एक जगह दिखाते हैं एरिया 51 या 55 करके, जिसके अंडरग्राउंड डीप में जाके वहाँ पे उन्होंने बना रखा है एक सिम्बायोसिस रिसर्च लैब, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सिम्बाइट्स को रखा गया है। वेनम की तरह ही जिस कॉमेट से वेनम आया था, बहुत सारे सिम्बाइट्स आए थे, तो वेनम को छोड़ के बाकी सबको पकड़ लिया गया है। जैसे कार्नेज रह गया था, उसके बाद अभी टॉक्सिन को पकड़ लिया गया। उन बहुत सारे सिम्बाइट्स के ऊपर रिसर्च करी जा रही है एक एक करके, और उन्हें लोगों से बॉन्ड कराया जाता है कि कौन से किस इंसान के साथ कोई बॉन्ड कर सकता है, कोई भी सिम्बाइट। तो ये जगह दिखाई गई है, हालांकि बहुत ही बेकार तरीके से एरिया 51 को इसमें शो किया गया है। नाम बस एरिया 51 रख दिया, लेकिन बस उसमें यहाँ पे 2-3 बड़े बड़े टैंक रख दिए बस, बाकी सारा अंडरग्राउंड है वहाँ पे। जियोफेज, वो जो एनिमल्स इसमें आए हैं जिसको नल भेजता है शुरुआत में, उनको जियोफेज बोला जाता है, जो एलियंस कीड़े जैसे वेनम को खाने हैं। ये सिम्बाइट्स को खाने वाले कीड़े हैं। मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी जियोफेज ऐसे मौजूद हैं। ये वो एनिमल्स हैं, वो एलियंस हैं जो स्पेशली सिम्बाइट्स को खा जाते हैं। ऐसा ही एक सीन उन्होंने क्लाइमेक्स में भी दिखाया था, जिसमें पूरी सिम्बाइट आर्मी बन जाती है। सारे सिम्बाइट जो पकड़ रखे होते हैं एरिया 51 में, उन सबको रिलीज कर दिया जाता है। वो सब एक एक करके रिलीज हो जाते हैं, लोगों से बॉन्ड करने लग जाते हैं इन जियोफेज से लड़ने के लिए। अब वो जियोफेज इतना ताकतवर होता है, वो अकेला इतना ताकतवर होता है, जो वेनम को डरा के रखता है पूरी मूवी। वेनम के पीछे पड़ रहता है, लोगों को कच्चा खा जाता है, वेनम सिम्बाइट को कच्चा खा जाता है वो। लेकिन एंड में उसको इतनी आसानी से उससे लड़ाई होती है, वो ना वो जंप कर पाता है, वो एक बाइक को चेज नहीं कर पा रहा। बहुत ही इलॉजिकल इसमें दिखाया गया लास्ट का सीन, बट काफ़ी सही सीन था वो एंड वाला भी। फिर हमें दिखाया जाता है जब सिम्बाइट्स की आर्मी बनती है पूरी की पूरी, तो जो पूरी सिम्बाइट्स की आर्मी बनती है लास्ट के सीन में, फिर उनके बनने का भी कुछ खास फायदा दिखाया नहीं जाता, क्योंकि जियोफेजेस जो होते हैं एक के बाद और आ जाते हैं। जैसे ही नल को पता लगता है, बीच में नल का सीन आता है, तो नल जो होता है अपने जियोफेजेस को भेजता है वो कोडेक्स लाने के लिए। फिर ऐसे लड़ते लड़ते एंड में एडी ब्रोक को चोट लग जाती है, उसके यहाँ पे घाव सा बढ़ जाता है, तो वो सामने सामने दिखने लगता है, जो कोडेक्स होता है चमक रहा होता है उसकी बॉडी के अंदर अंदर। फिर वेनम बोलता है कि इनसे भागा नहीं जा सकता। इसमें एंड क्लाइमेक्स की जो इनकी लड़ाई होती है, बहुत ही बढ़िया लड़ाई होती है। सारे सिम्बाइट्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जियोफेजेस से लड़ रहे होते हैं। इसमें इतना इलॉजिकल सीन दिखाया। पिछले पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो दिखाया गया था कि टॉक्सिन एक नया सिम्बाइट आने वाला है, जिसे मार्वल कॉमिक्स में इतना पावरफुल बोला गया है, सारे सिम्बाइट से ज़्यादा पावरफुल टॉक्सिन, उसको इस मूवी के क्लाइमेक्स में 1 सेकंड में जियोफेज कच्चा चबा जाता है। उस मोमेंट में मैं ऐसा था कि क्या बर्बादी है ये। जैसे नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन को इसमें बर्बाद किया गया मल्टीवर्सल ट्रैवल करते हुए, वैसे ही टॉक्सिन को इन्होंने बर्बाद किया। टॉक्सिन सिर्फ एक चीज़ के लिए था इस पिक्चर में, वो था ये बताने के लिए कि नल आ जाएगा, कोडेक्स छुपाओ। इतने बड़े विलन को, इतने बड़े पोस्ट क्रेडिट सीन को इन्होंने 1 सेकंड में ख़त्म कर दिया। टॉक्सिन आया, उसने एक के ऊपर चढ़ा और जियोफेज उसको खा गया। बस इतना सा सीन था टॉक्सिन का। जो ट्रेलर में दिखाया गया कि टॉक्सिन ऐसा होगा, ये होगा, कुछ नहीं था ऐसा। इसके बाद अब हम आते हैं कि ये सब कनेक्टेड किससे हैं। सारे जियोफेजेस सिम्बाइट्स कनेक्टेड हैं नल से हाइव माइंड के द्वारा। अब जो भी जियोफेजेस देख रहे हैं लड़ते हुए, जो भी वहाँ पे हो रहा है, वो सब नल को वहाँ बैठे बैठे दिख रहा है। हालांकि वो कैद है क्लिंटार में किसी अंधेरे प्लेनेट पे जाके, लेकिन सब उसको वहाँ बैठे बैठे दिख रहा है। तो जैसे ही एंड में क्लाइमेक्स फाइट होता है, जिसमें वेनम अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है एडी ब्रोक को बचाने के लिए, और वेनम सारे जियोफेजेस को 3-4 जो होते हैं सबको अपने अंदर बॉन्ड कराता है, और जाके एक बड़े से टंकी के नीचे, एसिड्स के नीचे आके अपने को सेक्रीफाइस कर देता है। हालांकि इमोशनल सीन तो था ये, लेकिन जब दिखाया जा रहा था कि कोई भी सिम्बाइट जियोफेजेस का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, वहीं वेनम ने 3 जियोफेजेस को लेके अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। बस वो आया, उनने उन तीनों पे बॉन्ड किया, अपने साथ लेके एसिड के नीचे चला गया। हालांकि उसकी डेथ देखते हुए रोना तो बहुत आ रहा था, कोई देखोगे तो इमोशनल तो सही में होगा ही, जिसने भी देखी होगी। अब इसके बाद आते हैं स्टोरी के लास्ट में। इस स्टोरी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक मिड क्रेडिट सीन है, पोस्ट क्रेडिट सीन। अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको तो पता ही होगा। मिड क्रेडिट सीन में आता है नल ही बोलता है ये चीज़ कि मैं तुम्हारे प्लेनेट पे आऊँगा, सब तबाह कर दूंगा, अंधेरे में सब कुछ वापस कायम हो जाएगा, ये सब करते करते। और पोस्ट क्रेडिट सीन ये थोड़ा सा मेन सीन है, क्योंकि वो जो बारटेंडर जिसमें बीच में उसको पकड़ लिया था बार में से ही, वो एरिया 51 से आज़ाद हो जाता है। और जब वो जा रहा था तो दिखाया जाता है एक छोटी सी चीज़, शायद वो कंफर्म नहीं किया गया क्या, लेकिन उसे कोडेक्स बोला जा रहा है। तो वो कोडेक्स दिखाया और वो जाके बारटेंडर दिखाया जो सीन में आ रहा है, जो नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी था। तो इन दोनों दिखाया जाता है। तो ये बताने की कोशिश की गई है कि कोडेक्स अब उस बारटेंडर में चला गया, अब गया है कि नहीं गया, ये सब बस वहीं छोड़ दिया गया है। ये मूवी जैसी भी थी ओवरऑल, वेनम 1, वेनम 2 से तो बहुत अच्छी मूवी थी। मैडम वेब और मोरबियस से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में, जिसमें स्पाइडरमैन ही नहीं है, पता नहीं आगे जाके लोग क्या करने वाले हैं। इसकी अगली मूवी भी आने वाली है दिसंबर में। तो ये वेनम की ट्रायलॉजी का एंड था।
वैनम 1 आई, फिर वैनम 2 लेट देयर बी कार्नेज, वैनम 3 द लास्ट डांस में आई। इसमें डांस सीक्वेंस भी दिखाया उसी इसके दोस्त के साथ जो उनके साथ वैनम 1 और वैनम 2 में बीच बीच सीन थे शॉप वाली, उसमें दिखाया जाता है कि लास्ट डांस करते हैं, फिर एकदम से वो जीरो फेज आ जाता है, फिर इनको पकड़ के ले जाते हैं। तो पूरी डिटेल यही थी पिक्चर की। अगर आपके मन में कोई भी ख्याल है, कोई ईस्टर एग है जो मेरे से मिस हो रहा है, या कोई ऐसी डिटेल है जो मैंने मिस कर दी, या कोई कनेक्शन है किसी पिक्चर का जो मेरे से मिस होगा, तो कमेंट कर देना। और मिलते हैं अगली मूवी में किसी और पिक्चर, किसी और वेब सीरीज़ के साथ। तो उसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अपनी क्रश को इंप्रेस करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी आने वाली वीडियोज़ के लिए।